हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैडी मैथ क्लास। आज जो बात कर रहे हैं हमारे पास जो बीकॉम है, बीकॉम का फर्स्ट सेमेस्टर में जो लॉ है उसके बारे में बात करें। भाई देखो, नॉर्मली क्या बोला जाए तो ये मेरे कोचिंग का नाम है, ठीक, केस कोचिंग सेंटर, और जो मैडी मैथ क्लासेस मेरा यूट्यूब का नाम है, ठीक है। अगर भाई तुम्हें मेरे को किसी भी, अगर देखो तुम्हें मतलब कोई से भी नोट्स चाहिए, हमारा जिस नोट्स मैं पढ़ा रहा हूँ, तो ये नोट्स की जो पूरी लिंक है वो मैं इसके जो भी इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें डाल दूंगा, ठीक है। तो वहां से आराम से आकर डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद भाई अगर तुम्हें कोई भी क्वेरी है, ये मेरा इंस्टाग्राम है, इस पर आकर तुम मेरे से क्वेश्चंस पूछ सकते हो, जिसको जो सवाल पूछना है पूछ सकते हो आराम से। वैसे नॉर्मली ये कि भाई तुम्हें डाउट मैं आने दूंगा नहीं, लेकिन फिर भी अगर किसी के डाउट आ जाते हैं तो भाई तुम उस पर जाके आराम से पता कर सकते हो। तो सबसे पहले भाई जो बात करते हैं हमारे पास है, हम इसका सिलेबस के बारे में बात करते हैं। सिलेबस में जो यूनिट फर्स्ट है, हम पहले आज यूनिट फर्स्ट पढ़ेंगे, इसको बोलते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ठीक है। सबसे पहले हम इसको पढ़ेंगे, पहला पढ़ेंगे डेफिनेशन, फिर पढ़ेंगे इसका नेचर क्या होता है। भाई देखो, डेफिनेशन पढ़ेंगे भी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या हो जाता है, ठीक है। उसका जो नेचर है, किस किस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट होता है वो पढ़ेंगे, ठीक है। फिर ऑफर एंड एक्सेप्टेंस पढ़ेंगे क्या होता है, फिर कैपेसिटी ऑफ पार्टी, ये सारे जो भी मैंने टॉपिक बताए ये सारे हम लाइन से पढ़ेंगे, ठीक है। अब सुनो भाई, तो अगर हम शुरुआत करते हैं तो हमारे पास क्या है, देखो सबसे जो पहला है जो चैप्टर नाम है वही, इसमें देखो डेफिनेशन वगैरह इसी के अंदर इंक्लूड होगी, ठीक है। नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो मेरे पास है द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना, मैं तुम्हें जो भी सेक्शंस वगैरह बताऊंगा इसके अंदर, ठीक है, तुम्हें सारे के सारे सेक्शन लाइन वाइज याद होने चाहिए। जो जितने ज्यादा सेक्शन लिखता है उसको उतने ज्यादा अच्छे मार्क्स मिलते हैं, लेकिन सेक्शन का एक घाटा भी है भाई। अगर जो बच्चा सेक्शन याद कर रहा है, अगर सेक्शन गलत जाती है तो तुम्हें सेक्शन के जगह मार्क्स मिलते नहीं है, ठीक है। और मोस्ट ऑफ द केस में क्या होता है, जो तुम्हारे सेक्शन के मार्क्स कटने वाले पूरा जो क्वेश्चन है उसी के मार्क्स कट जाते हैं। अब सुनो भाई, हम बात करते हैं बस कि जो कॉन्ट्रैक्ट है, ये मेरा फ्लो चार्ट है, इस फ्लो चार्ट में हम देखेंगे कि पहले बात करते हैं भाई कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या क्या चीज देखते हैं। पहले देखते हैं एलिमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। पहले समझो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। जैसे भाई तुमने नॉर्मली सुना होगा ठेकेदारी क्या होती है, ठीक है। तो सिंपल ठेकेदारी क्या होती है भाई, वही मेरे पास है, ये उसी के बारे में बात चल रही है। मान लो भाई मैं तुम्हें कोई सा काम दिया, ठीक है, तो ये मैं तुम्हें ऑफर किया, ठीक। अब तुमने उस काम को बोला हाँ भाई मैं कर दूंगा, ये तुमने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। तो अब हमारे बीच में एग्रीमेंट बन गया, ठीक है। और जब ये एग्रीमेंट लीगल होता है, हम इसको बोलते हैं भाई कॉन्ट्रैक्ट बन गया हमारे बीच में। तो हम पहले देखेंगे भाई कि एलिमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए कौन कौन सी चीजों की जरूरत पड़ती है। अगली बात करें भाई एसेंशियल ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, मतलब जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हमें बनाना है तो कौन कौन सी चीजों में बहुत ज्यादा जरूरी होती है। अगला भाई फिर टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे। एलिमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भाई पहले से एग्रीमेंट है, दूसरा इनफोर्सबिलिटी एट लॉ। इनफोर्सबिलिटी एट लॉ का मतलब भाई जो कानून है, कानून उस कॉन्ट्रैक्ट को सही मान रहा है, ठीक है। उस कॉन्ट्रैक्ट को तभी सही मानेगा जब तुम्हारा जो एग्रीमेंट है वो सही होगा, ठीक है। अब उसके भाई थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखो हमारे पास एग्रीमेंट में दो बातें होती हैं। पहला होता है ऑफर। मैंने बोला कि भाई मैं तुमसे बोला भाई क्या तू मेरा ये काम कर देगा, तो भाई तूने बोला कि हाँ भाई कर दूंगा, ठीक है। तो मेरे पास क्या है, मेरे पास जो ऑफर, ठीक। अगर तुमने बोल दिया कि हाँ भाई कर दूंगा, उसको बोले एक्सेप्टेंस। भाई ऑफर की अगर बात करते हैं तो मेरे पास होता क्या है कि लीगल रूल्स फॉर अ वैलिड ऑफर। भाई किसी को भी ऑफर देने के उसमें कुछ ना कुछ रूल्स वगैरह होते हैं, हमें उस रूल का ध्यान रखना होता है। अगला जो है भाई काइंड ऑफ ऑफर है, ठीक है। ऑफर के कितने टाइप होते हैं उसकी बात करते हैं। नेक्स्ट जो मेरे पास अभी एसेंशियल ऑफ अ प्रपोजल, ठीक है। मतलब कि जो भी अगर कोई किसी को प्रपोज कर रहा है, प्रपोज भाई वो वाला प्रपोज नहीं है, ये जो प्रपोज हमारे पास है कानून के वे में है, ठीक है। मतलब कि हम किसी को काम करने के लिए प्रपोज कर रहे हैं, भाई ये प्रपोजल दे रहे हैं, क्या तू काम कर पाएगा नहीं कर पाएगा। अगर हाँ बोलते तो हाँ बोलेंगे और ना तो ना, ठीक। अगली बात है भाई कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर। तो हमें ना ये सारी की सारी बातें पढ़ेंगे इसके अंदर है क्या। फिर एक्सेप्टेंस की बात करते भाई, पहले मेरे पास है लीगल रूल्स फॉर वैलिड एक्सेप्टेंस, ठीक है। कौन कौन से लीगल रूल है कि भाई मैंने हाँ बोला इफ नहीं बोला, ठीक है। दूसरी बात मेरे पास है कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस है। इसका मतलब होता है कि अगर मैंने हाँ बोल दिया तो मैं तो कम्युनिकेट करूंगा, अगर नहीं करता हूं तो भाई इसको हम एक्सेप्टेंस मानेंगे ही नहीं, ठीक है। अब सुनो, तो बात करते हैं भाई कि व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है भाई, देखो जब भी हम बोलेंगे ना तो द टर्म कॉन्ट्रैक्ट डिफाइंड अंडर सेक्शन 2H ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 एन एग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉ, ठीक है। एक कोई सा एग्रीमेंट है विच इज इनफोर्सेबल बाय लॉ, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोल देंगे कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अगर हम थोड़ा सा इसके और आगे बढ़ते हैं तो डेफिनेशन समझना चाहे, जो कॉन्ट्रैक्ट है भाई इसके दो एसेंशियल एलिमेंट है। जो पहला मेरे पास उसको बोलेंगे एग्रीमेंट, दूसरे बोलेंगे इनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ। एग्रीमेंट का मतलब क्या भाई, द टर्म एग्रीमेंट गिवन इन सेक्शन 2E ऑफ द एक्ट इज डिफाइंड एज। देखो यहां से मेरे पास एग्रीमेंट की डेफिनेशन है, कि एवरी प्रॉमिस, ठीक है, जो भी प्रॉमिस किया है, एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस, एक प्रॉमिस है बहुत सारे प्रॉमिस, ठीक, फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, ठीक है। ऐसे प्रॉमिस जो भाई किसी एक दूसरे बीच में लेन देन लेके आ रहा है, ठीक है, उसमें क्या बोल देंगे
हम बोलेंगे इसको भाई एग्रीमेंट, ठीक है। अगर दूसरी बात बोलते भाई कि मैं जो प्रॉमिस की बात है, ठीक है, अब प्रॉमिस का मतलब कह रहा है कि व्हेन द पर्सन, एक ऐसा पर्सन है टू होम द प्रपोजल, जिसको प्रपोजल किया गया, टू होम द प्रपोजल इज मेड सिग्निफाइज हिज असेंट देयर टू, ठीक है। अगर वो अपनी इच्छा जताता है उसके लिए, ठीक है, हम उसको बोल देते हैं भाई, ठीक है। अब सुनो क्या, टू द प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड। बस हमारी मैंने क्या बोला भाई कि अगर कोई ऐसा पर्सन है, ठीक है, अगर हमने उसको ऑफर दिया, उसने हाँ बोल दी, ठीक है, तो उसके हाँ बोलने पे जो बनता है भाई, उसने हम क्या बोलेंगे, उसने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। और जो प्रपोजल जब एक्सेप्ट कर लिया जाता है बिकम्स अ प्रॉमिस। देखो थोड़ी लैंग्वेज अटपटी है, तो हमारे पास देखो क्या भाई, एक ना इससे अलग नोट्स है, ये तो यूट्यूब पे पढ़ाने के लिए नोट्स है। तो दूसरे नोट्स हमारे पास है भाई, उसमें क्या है, जो भी मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, जितना तुम समझा रहा हूँ इतना इतना लिखना। जैसे मैं तुमसे बोला कि भाई यहाँ से यहाँ लिखना है, ऐसे तो पूरे चैप्टर में समझाता रहूँ कहाँ से कहाँ तक लिखना है। उसके बाद अगली बात सुनो भाई। अब जो मेरे पास नेक्स्ट बात है वो क्या है, द फॉलोइंग पॉइंट्स इमर्ज फ्रॉम द अबाउट। भाई कौन कौन से पॉइंट पता लगे मेरे को। पहला पॉइंट है कि व्हेन द पर्सन टू हुम प्रपोजल इज मेड सिग्निफाइज हिज असेंट, ठीक है, वो अपनी इच्छा को जताता है ऑन दैट प्रपोजल, उस प्रपोजल के ऊपर, ठीक है, विच इज मेड टू हुम, जो उसको किया गया है। द प्रपोजल बिकम्स एक्सेप्टेड, ठीक है, जो प्रपोजल भाई को एक्सेप्टेड माना जाता है, और जब एक्सेप्टेड हो जाता है प्रपोजल, वो प्रॉमिस बन जाता है, ठीक है भाई। अगली बात करते हैं, देखो मैं तो पहले ना इसके बारे में बता दिया, मैं तुम्हें बताया कि भाई एग्रीमेंट में क्या क्या बातें आती हैं, ठीक है। उसके बाद जो हम नेक्स्ट बात करते हैं वो मेरे पास है इनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ। इसका मतलब भाई जो एग्रीमेंट हमने बनाया है, ठीक है, वो लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू में इनफोर्सेबल होना चाहिए, मतलब कि लीगल होना चाहिए। अगर इलीगल हुआ तो भाई उसको मानते ही नहीं है, ठीक है। तो देखो एग्रीमेंट कैसा बनता है कि ऑफर प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस से एग्रीमेंट बनता है। लेकिन अगर बात करते हैं इनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ का मतलब क्या है, एन एग्रीमेंट टू बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट गिव राइज टू लीगल ऑब्लिगेशन। भाई इसमें क्या है कि लीगल ऑब्लिगेशन होना चाहिए, ठीक है, मतलब कि कानूनी रूप से सही होना चाहिए। which means are duly enforceable by law। इसका मतलब भाई कि enforceable by law होना चाहिए। अब देखो भाई हमारे पास क्या होता है, मैंने तुमसे क्या बोला कि मेरे पास पहला ऐसा होता है, किसी ने ऑफर किया, ठीक है, ऑफर किया, किसी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, ठीक, एक्सेप्ट करते भाई प्रॉमिस बन गया, ठीक है, जो प्रॉमिस बना वही उसका भाई एग्रीमेंट हो गया, ठीक है। लेकिन बात करते भाई एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में डिफरेंस क्या है, ठीक है, जो कह रहे हैं डिफरेंस बिटवीन, ठीक है, एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट। अगर कॉन्ट्रैक्ट की बात करें क्या होता है, तो एक्सेप्टेंस या फिर हाँ भाई एक्सेप्टेड प्रपोजल या फिर एग्रीमेंट प्लस इनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ, ठीक है। एक ऐसा एग्रीमेंट जो कि भाई लॉ के द्वारा एक्सेप्ट, मतलब जो भाई देखो एक ऐसा एग्रीमेंट जो कि लॉ के द्वारा इन्फोर्सेबल भी है, ठीक है, और किसी ने उसको एक्सेप्ट भी किया है, तो वो चीज। और जो दूसरी बात मेरे पास है इनफोर्सिबिलिटी ऑफ लॉ, ठीक है, मतलब लॉ ने इसको बोला हाँ भाई ये चीज सही है। अगर इनके बीच में डिफरेंस की बात करें तो बेसिस ऑफ डिफरेंस है, पहले मीनिंग के बेस पे, फिर स्कोप पे बेस, फिर जाके अगला लीगल ऑब्लिगेशन, फिर नेचर के बेस पे। अब सुनो भाई पहले बात करते हैं एग्रीमेंट क्या होता है। एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, ठीक है, एक या तो एक प्रॉमिस या बहुत सारे प्रॉमिस, अगर किसी दो के बीच में कंसिडरेशन बनाते हैं, कंसिडरेशन मतलब है समथिंग इन रिटर्न, वापसी में कुछ, मैं तुम्हें कुछ दिया उसके बाद तुम मुझे दोगे। मान लो भाई मैं तुम्हें बोला तू मेरा काम कर दे, मैं तुमको उसके पैसे दूंगा, तो यहाँ पे क्या हो भाई, तुमने मेरे को अपनी सर्विस दी, मैं तुम्हें उसके बदले पैसे दे दिया, तो क्या होता है भाई समथिंग इन रिटर्न होता है। तो फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, उसे क्या बोलते हैं भाई एग्रीमेंट बोलते हैं। फिर अगर अगली बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, देखिए एग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉ, कोई सा भी एग्रीमेंट विच इज इनफोर्सेबल बाय लॉ उसे क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रैक्ट बोल देंगे, ठीक है। तुमसे वो भाई कॉपी लेके बैठना है, जो जो बातें बोल रहा हूँ उसको करना। उसके बाद जो इसकी नोट्स वाली पीडीएफ है, देखो ये पीडीएफ से पढ़ाने के लिए, और जो उसकी नोट्स की पीडीएफ है वो थोड़ी अलग है, ठीक है, तो देख के चलना क्या क्या चीज है। अब सुनो, तो दूसरी बात करते हैं स्कोप के बारे में। इट इज अ वाइडर टर्म इंक्लूडिंग बोथ लीगल एंड सोशल एग्रीमेंट। देखो भाई एग्रीमेंट दो तरीके से हो सकते हैं, वो तुम्हारा लीगल भी हो सकता है, ठीक है, लीगल हो सकता है, और सोशल, ठीक है, एग्रीमेंट, ये तुम्हारे दोनों होते हैं। लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट है इट इज यूज्ड इन अ नैरो सेंस में, इसको बहुत ही छोटे नजरिए से देखा जाता है, ठीक। इट इज यूज्ड इन नैरो सेंस विद द स्पेसिफिकेशन दैट कॉन्ट्रैक्ट इज ओनली लीगली इन्फोर्सेबल एग्रीमेंट, ठीक है। इसमें देखते हैं भाई जो पास कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या लीगली इन्फोर्सेबल एग्रीमेंट, तो एक ऐसा एग्रीमेंट है जिसको लॉ ने इन्फोर्स किया, हाँ भाई ये चीज सही है। उसके बाद अगली बात करते हैं लीगल ऑब्लिगेशन के बारे में बात करते हैं भाई, जो थर्ड पॉइंट हमारे पास है, इट मे नॉट क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन, ठीक है। जरूरी नहीं है कि जो एग्रीमेंट हो लीगल हो, इलीगल भी हो सकता है। जो एग्रीमेंट है भाई
देखो एग्रीमेंट कोई सा बन जाता है, लेकिन उसको कॉन्ट्रैक्ट बनने में दिक्कत आती है। अब सुनो, कह रहे कि इट मे नॉट क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन एंड एग्रीमेंट डज नॉट ऑलवेज ग्रांट राइट टू द पार्टीज। सुनो भाई, मैंने ऐसा बोल दिया कि भाई मैं तो ऐसा एग्रीमेंट करता हूँ, ठीक है, मैंने किसी को ऑफर दिया, ठीक है, ये ले भाई ऑफर कि तू जा इस बंदे को जान से मार के आ जा, ठीक है, उसने एक्सेप्ट कर लिया। एग्रीमेंट तो है लेकिन ये लीगल नहीं है, ये इलीगल है, ठीक। लेकिन वही बात करते भाई कॉन्ट्रैक्ट की, नेसेसरीली क्रिएटेड अ लीगल ऑब्लिगेशन, ठीक है, मतलब क्रिएट्स अ लीगल ऑब्लिगेशन। भाई जो कॉन्ट्रैक्ट है वो हमेशा एक लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट जरूर करता है, ठीक है, वरना कॉन्ट्रैक्ट बनता ही नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए लीगल ऑब्लिगेशन बहुत जरूरी है, ठीक है। तो भाई अ कॉन्ट्रैक्ट ऑलवेज ग्रांट सर्टेन राइट्स टू एवरी पार्टी। देखो भाई मैंने से बोला कि इसमें ना जो पार्टी है, मान लो देखो, एक मेरे पास है ए, ठीक है, दूसरा है बी, ठीक। भाई ए ने बी से बोला जा तू भाई जो सी है, ठीक है, उसको मार दे, ठीक। तो बी ने बोला हाँ भाई ठीक है मार दूंगा, ठीक। अब इनके बीच में एग्रीमेंट तो है, ठीक है, एग्रीमेंट है, लेकिन जो एग्रीमेंट है लीगल नहीं है, वो क्या लीगल नहीं है, इलीगल है, ठीक। वो क्या भाई लीगल है ही नहीं। अब ये जो बात पड़ी भाई किसी को मारने की, देखो अब इन दोनों के पास ना कानूनी रूप से कोई अधिकार नहीं कि हाँ भाई सुनो, अब मैं ऐसा बोल, देखो मैंने ये बोला ना कि जो ए है जा भाई तो बी को मार के आ जा, ठीक है। अब जो मतलब ए से मैंने बी के बोला, जो ए है ये ए है, ए ने बी से बोला जा भाई मार के सी को, ठीक है, ये गया, ठीक है, और इसने इसको खत्म कर दिया, मार दिया इसको, ठीक है, जान से ये सी मर गया। अब बी गया ए के पास, बोला भाई ला मेरे पैसे दे। ए बोलता है कौन से पैसे, ठीक है, ए बोलता है कौन से पैसे, तो बोलता है भाई जो तूने अभी मेरे को बोला उसको मार के आ, उसके पैसे, ठीक है। तो ए बोलता है भाई मैं तेरे को बोले नहीं इसको मारने के लिए। अब बी बोलेगा मैं जाऊंगा कानून के पास, ठीक है। तो भाई अब ए बोलेगा जा जा कानून के पास जा, वो तो तेरे को पहले ही मारेगा वो, ठीक है, तो तूने मर्डर किया किसी का। तो यहाँ पे किसी के पास कोई राइट नहीं होता। चलो मैं अगला बोल दूं, ए ने इसको एडवांस पैसे दे दिए, अब बी ने सी को मारा ही नहीं, ठीक है, बी ने सी को नहीं मारा। अब क्या होगा, अगर ए जाएगा ना कानून के पास कि भाई मैंने इसको पैसे दिए थे, इसको मारा, इसने मारा ही नहीं, अब यहाँ बात रखती है। तो ये चीज है, ठीक है। अब सुनो अगला भाई, नेचर ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। जितने भी एग्रीमेंट है सारे कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, क्योंकि कुछ जो मेरे पास एग्रीमेंट है वो इलीगल होते हैं, और जो इलीगल मेरे पास एग्रीमेंट है वो कभी कॉन्ट्रैक्ट बनते ही नहीं है, ठीक है। जो मेरे पास दूसरी बात है भाई, ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट। देखो जितने भी कॉन्ट्रैक्ट है वो सारे के सारे एग्रीमेंट जरूर होते हैं, क्योंकि जितने भी कॉन्ट्रैक्ट है वो सारे लीगल होंगे, और जितने भी लीगल मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट है वो सारे आराम से भाई मेरे पास एग्रीमेंट होते ही होते हैं। अब सुनो, अब मेरे पास जो अगली बात है वो है कि एसेंशियल ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। किसी भी एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड, सही, कानूनी रूप से अगर सही बोलना चाहते हैं तो हमें किन बातों को बताना होगा। पहली बात भाई दोनों बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए। फ्री कंसेंट, फ्री कंसेंट का मतलब है कोई किसी को फोर्स नहीं करेगा, भाई तू अगर उसको ये वाला काम नहीं करेगा मैं तो जान से मार दूंगा, ठीक है। मान लो भाई ए है, ए ने बी से बोला, देखो ऐसा बोल रहा हूँ, इसके बाद फ्री कंसेंट। मान लो ए है, ठीक है, ए ने बी से बोला कि भाई मतलब ए ने बी से बोला बी जा तू मेरा जो घर है वो बना दे, ठीक है। अब जो बी है उसने मना कर दिया, भाई मैं पैसे लूंगा ना, मैं लूंगा 10 लाख रुपए, ठीक है, 10 लाख रुपए लूंगा। ए ने बोला अगर तूने मेरे घर 2 लाख रुपए नहीं बनाया मैं तेरे को जान से मार दूंगा, ठीक है। तो इसने धमका के बोला ना, जब भी भाई देखो अब जो बी है वो क्या मजबूरियां बनाएगा, ये फ्री कंसेंट नहीं है इसका, अपनी इच्छा से नहीं बना रहा, ठीक है। अगर अपनी इच्छा से बनाता तो भाई इसमें कोई दिक्कत नहीं आती। अब सुनो, हाँ भाई, तो फ्री कंसेंट के बारे में पता लग गया। अगली बात है भाई कॉम्पिटेंसी ऑफ द पार्टी। अब देखो जिस पार्टी से हम काम करवा रहे हैं वो काम को करने के लायक होना चाहिए, काम करने के लायक होना चाहिए। इसका मतलब क्या होता है, सपोज करो भाई मैंने किसी 18 साल से कम के बच्चे को दे दिया, ठीक है, तो वो काम करे ना करे, अगर मैंने उसको पैसे दिए भाई जा तो काम कर, मैं अगर उस पर केस करने जाऊंगा ना तो कोर्ट बोलेगा भाई 18 साल से कम है, अभी वो माइनर है, ठीक है, 18 साल से कम का चलो माइनर होता है। अगर वो माइनर है इसका मतलब भाई उसको कुछ काम नहीं, वो नहीं करेगा, मैं उस पर लीगल एक्शन ले नहीं सकता। चलो दूसरी बात बोल दूं भाई, एक कोई अनसाउंड माइंड है, पागल बंदा है, ठीक है, कोई इंसान पागल है, ठीक, मैं उससे बोलते हैं भाई पैसे मेरा काम कर दियो, ठीक है, उसने काम किया नहीं और पैसे ले भाग गया, अब मैं उस पर कानूनी कार्रवाई कर नहीं सकता। देखो 3 बंदे होते हैं, पहले मेरे पास है भाई जो माइनर हो गया जो 18 साल से कम है, दूसरा जो मेरे पास है अनसाउंड माइंड, और जो तीसरा मेरे पास है भाई उसको बोलते हैं, एक तीसरा मान लो कि दिवाली इसका निकल जाता है, ठीक है, वो बंदा जो एक तीसरा जो दिवाली को जाता है ना, दिवाली को नॉर्मली क्या बोलते हैं, बेसिकली दिवाली के बाद देख लेना क्या इंग्लिश क्या होती है, ठीक है, एक बार दिवाली जो दिवाली है उसकी इंग्लिश देख लेना क्या होती है, ठीक। और इसी तरीके से एक तरीके से, हाँ भाई याद तो आएंगे जस्ट मुंह पे नहीं आ रहा, ठीक है, याद तो मेरे को, हाँ भाई दिवाली को क्या बोलते हैं, दिवाली को बोलते हैं, चलो छोड़ो भाई एक बार दिवाली को देख लेना। अगर कोई पर्सन है, ठीक है, जो कि हाँ भाई इंसॉल्वेंट हो गया है, ठीक, ये चीज बोलते हैं। कोई सा पर्सन है अगर वो इंसॉल्वेंट हो रखा है
तो भी अगर तुम उससे कांटेक्ट करते हो, ठीक, तो अगर नॉर्मली बोला जाए भाई वो चीज है नहीं। अगर मान लो कि कोई ऐसा पर्सन है जो दूसरे देश का है, ठीक है, वो एक इस्तेमाल दूसरे देश का कोई हमारे पास आतंकी है, ठीक है, कोई आतंकवादी, कोई टेररिस्ट है, तो मुझसे कोई सा कांटेक्ट करते हो तो वो भी इलीगल होता है, तो उसको बांधा नहीं जाएगा। अगली बात है भाई लॉफुल कंसिडरेशन, जो लेने देने की बात हुई ना वो हमेशा लॉफुल होना चाहिए, कानूनी रूप से सही होना चाहिए। पता लगा भाई मैं उससे बोला अच्छा तू एक काम कर, तो उसको मार दे, मैं तेरे को पैसे दे दूंगा, तो मैंने जो उससे काम बोला करने के लिए वो लॉफुल थोड़ी ना है, वो इलीगल है। तो भाई अगर मेरे पास लॉफुल होगा तभी बात बनेगी, वरना नहीं बनेगी। अगली बात करते हैं लीगल ऑब्जेक्टिव। इसका मतलब है जो मैंने उसको काम दिया उसका जो उद्देश्य है वो लीगल होना चाहिए, इलीगल नहीं होना चाहिए। मैंने उससे बोला भाई एक काम कर, ये ले पैसे, वो बंदा सर पे ईंट मार के आ जा, ठीक, उसने ले गया, वो भाई मार दिया, तो इसका जो ऑब्जेक्टिव है लीगल नहीं है। अगर ऑब्जेक्टिव लीगल होगा तभी मेरे पास है, अदरवाइज नहीं है, ठीक है। भाई ध्यान रखना ये जितने भी मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये सारे सेक्शन 10 के द्वारा गिवन है, ठीक है, जो सेक्शन 10 है, ठीक, ये इसके अंदर सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की सारी चीजें। अगला है नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड। भाई डिक्लेयर देखो, अगर कोई सा एग्रीमेंट स्टार्टिंग से ही खत्म है, मतलब कि स्टार्टिंग से इलीगल है, देखो मैं बोला कि वॉइड का मतलब क्या होता है, ठीक है, वॉइड एग्रीमेंट ऐसा एग्रीमेंट होता है विच इज इलीगल फ्रॉम स्टार्टिंग, ठीक है। ये क्या भाई, इलीगल फ्रॉम स्टार्टिंग, कोई सा भी ऐसा एग्रीमेंट भाई जो स्टार्टिंग से ही इलीगल है, हम क्या बोलते हैं, मतलब कि नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड। अगर देखो मेरे पास कोई सा ऐसा एग्रीमेंट है जो वॉइड है तो उसको भी क्या है, नहीं माना जाएगा। अगली बात करते हैं नॉट गिवन बाय सेक्शन 10। कुछ ऐसा भी जो सेक्शन 10 ने दिया, भाई पहला बोला 2 पार्टी होनी चाहिए कम से कम, ठीक है। अब बोलोगे भाई 2 ही तो पार्टी होती है, लेकिन कभी क्या पता क्या होता है, एक कोई बंदा है उसने ना अपने ही नाम पे लोन ले लिया, ठीक है, और खुद को उसने दिवालिया घोषित कर दिया कि भाई मेरे पास पैसे ही नहीं है, ठीक, यहाँ दिक्कत आएगी। तो खुद को देख के मतलब हमेशा जब भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ना उसमें 2 पार्टी जरूर होनी चाहिए, अगर 2 पार्टी नहीं होती उसको इलीगल मानेंगे। उसके बाद भाई अगर इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, भाई जो भी काम करे ना हमारा उसमें जो इंटेंशन है, जो हमारी जो इच्छा है वो क्या है, हमेशा लीगल रिलेशनशिप की होनी चाहिए। और जो तीसरी बात है भाई फुलफिलमेंट ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज। देखो जो भी फॉर्मेलिटीज वगैरह है, ठीक है, वो मतलब जो भी लीगल फॉर्मेलिटी है वो पूरी करनी होती है, मतलब कि ऑफर हो गया, एक्सेप्टेंस हो गया, ठीक है, और जो भी मेरे पास लीगल ऑफर, लीगल एक्सेप्टेंस, ये सारी चीज होनी चाहिए, ठीक। अगली बात भाई सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग, जो हम उससे बोल रहे काम करें भाई उसका कुछ मीनिंग निकलना चाहिए। पता है मैंने उससे बोला भाई एक काम कर, तू ये काम, तू मुझे पैसे दे, मैं तेरे को खजाना निकाल दूंगा, कोई मीनिंग बनना है इसका, ये तो भाई लॉ की नजरों में तो है ही नहीं। दूसरी बात, अगर भाई पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, ऐसा काम होना चाहिए जिसको करना परफॉर्म हो, जिसको करना पॉसिबल हो। तुमने ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर लिया जिसको करना पॉसिबल नहीं है। भाई मान लो ए ने बी से बोला, देखो मान लो यहाँ पे ए है, ठीक है, ए ने बी से बोला कि तेरे जो दादा है ना, तो तेरे दादा मर गए, ठीक है, तू मुझे 10 लाख, मतलब ए ने बी से बोला कि तू मेरे को 10 लाख रुपए दे, ठीक है, मैं तेरे दादा को जिंदा कर दूंगा जो मर गए, ठीक। ये कोई बात बनती है, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस होना चाहिए, ठीक है, अगर नहीं है तो उसको इलीगल मानेंगे। अब सुनो भाई अगली बात, ये सारा मेरे पास है, ठीक है, जो मैं तुम्हें जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में सारा फ्लो चार्ट समझा दिया, ठीक है, इसको देख लेना, ये चीज है, ठीक। अब सुनो भाई इसके बारे में, मेरे पास अब जो है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 फॉलोइंग आर द एसेंशियल, ठीक है, ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। पहली बात क्या भाई, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस ऑफ एग्रीमेंट। देखो मैं इसमें क्या बोला कि एन एग्रीमेंट इज अ फर्स्ट एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है भाई। मैंने कहा देखो एक जो एग्रीमेंट है सबसे पहला एसेंशियल एलिमेंट है कॉन्ट्रैक्ट का, ठीक। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट, ठीक है। तो पहले एग्रीमेंट की डेफिनेशन दी, दूसरा एंड अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2B प्रपोजल की डेफिनेशन दे दी, ठीक। तो इतना लिखना है। ये पहला मैंने बता दिया भाई कि ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, मतलब कि ऑफर एंड एक्सेप्टेंस और एग्रीमेंट होना जरूरी है। तुम ऑफर एंड एक्सेप्टेंस लिख दो या फिर सिर्फ एग्रीमेंट लिख दो, ठीक है, बात वही पड़ेगी। अगली बात करते हैं भाई हमारे पास जो है वो है फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट का मतलब क्या है कि जिससे भी काम करवा रहे हैं, ठीक है, हम उसको प्रेशर में काम नहीं करवाएंगे। जैसे मान लो कि 2 or more person are said to be consent when they are agreed upon the same thing in the same sense। दोनों एक ही सेंस में, मतलब कि खुशी खुशी मान रहे हैं, ये नहीं कि भाई इसको सर पे कट्टा रख दिया बोला भाई तू काम कर, ऐसा अगर होता है इसको इलीगल माना जाएगा, ठीक है। फिर देखो जो नेक्स्ट है, दिस कैन ऑल्सो बी अंडरस्टूड एज आइडेंटिटी ऑफ माइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। मैं तुम्हें इसका एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सपोज कर लो भाई, देखो कह रहे कि फर्दर सच अ कंसेंट मस्ट बी फ्री, कंसेंट फ्री होना चाहिए। देखो कह रहे कंसेंट वुड बी कंसिडर्ड एज फ्री इफ इट इज नॉट
कॉज्ड बाय कोरिजन, ठीक है भाई, किसी को धोखे में कर दिया, ठीक है। अनड्यू इन्फ्लुएंस, ठीक, कोई सी हमने किसी को ना ऐसा झांसे में ले लिया, ठीक है, मैंने उसको गलत गलत बात समझा दी, उसको झांसे में लेके फिर काम करवा लिया। उसके बाद अगला मैंने बोला भाई फ्रॉड, हमने कोई सा फ्रॉड किया। अगला है मिस रिप्रेजेंटेशन। मिस रिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक ये भी नहीं होना चाहिए। देखो भाई मैं तुम्हें एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लो ये एक छत है, ठीक है, ये छत है, ठीक, यहाँ पे दो दोस्त खड़े हैं, ठीक है, नीचे दो कार है और दोनों रेड है, ठीक है, ये ए है ये बी है, ठीक है भाई। ए ने बी से बोला अच्छा देखो ये जो रेड कार है भाई ये बहुत ही महंगी है, ठीक है, ये 10 लाख की है, ठीक है, और ये 1 लाख की है, ठीक। तो अब जो ए की कार है वो ये वाली है, 1 लाख वाली एक ही कार है, ठीक है। अब क्या हो भाई, ए ने ना मतलब इसको ए ने, अच्छा दोनों की ना कंपनी है, इसका मान लो सुजुकी है, ठीक है, इसका मान लो ऑडी है, ठीक। अब सुनो भाई, ए ने बी से बोला देखो जो रेड कार खड़ी है ना वो मेरी है, जा 1 लाख रुपए में ले ले, ठीक। अब भाई ये तो खुश हो गया, ये जो बी है खुश हो गया, ठीक है, कि भाई क्या बात है यार, सही कार दे तो मतलब 1 लाख में दे रहा है, ठीक, अच्छी बात है। ये जो भाई बी है, बी ने सोचा ये वाली कार इसकी है, लेकिन इसने अपने मन में ये वाली बात छुपाए रखी कि ये वाली मेरी कार है। जब बी ने उसको 1 लाख रुपए दे दिए, बाद में जब वो उसको लेके जाने लगा, ठीक है, इसका जो ऑनर है, इसके ऑनर ने बोला कि भाई ये जो हमारे पास चीजें है, मतलब ये जो कार है ये मेरी नहीं है, ठीक, तुम्हें क्या करना है, ये जो 1 लाख रुपए वाली कार है सिर्फ ये मेरी कार है, अगर तू इस वाली कार को लेकर जाएगा तो ले जा, ठीक। पैसे देने के बाद में जो भी दिक्कत है भाई वो सारी दिक्कत देखी गई। अब सुनो इसमें कुछ इसके एग्जाम्पल है, ठीक है, वो उसका एग्जाम्पल तुम पढ़ लोगे ना आसानी से हो जाएगा। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है वो देखते हैं भाई। तीसरा पॉइंट है कैपेसिटी ऑफ द पार्टी। देखो भाई जिस बंदे से हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसका भाई कैपेसिटी होनी चाहिए। देखो कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट मींस द लीगल एबिलिटी। भाई लीगल एबिलिटी का मतलब क्या है, कानून ने कुछ न कुछ ना टर्म डिफाइन कर रखे हैं कि तुम ऐसा करते हो ऐसा करते हो ऐसा करते हो, उससे क्या भाई लीगली माना जाएगा, ठीक है। कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट मींस द लीगल एबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू एंटर इनटू वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। सेक्शन 11 में बता रखा है। पहले क्या बोला भाई, पहला इज ऑफ द एज ऑफ मेजोरिटी। भाई एज ऑफ मेजोरिटी हमें 18 प्लस का होना चाहिए। दूसरा ऑफ साउंड माइंड, भाई समझदार बंदा होना चाहिए, तुमने पागल से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। और जो भाई जो तीसरी बात हमारे पास है, इज नॉट अदरवाइज डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टेड बाय एनी लॉ टू विच ही सब्जेक्ट। भाई इसको लॉ के अंदर मतलब जो लॉ ने इसको कभी किसी भी काम से, मान लो कि वो किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में आया, ठीक है, उसने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया। अब भाई जो उसने कॉन्ट्रैक्ट किया है वो चीज क्या है, लॉ ने इसको ना डिस्क्वालीफाई ना किया होगी, भाई अब तो किसी कॉन्ट्रैक्ट में आ नहीं पाएगा, तुमने उसका फिर भी किया तो तुम्हें दिक्कत आएगी। भाई ये तीनों उसके एग्जाम्पल है, ठीक है। वीडियो पॉज करके तुम आराम से लिख सकते हो उसे, ठीक है। अगली बात करते हैं भाई कंसीडरेशन। देखो भाई सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कंसीडरेशन। अगर कंसीडरेशन नहीं है तो ये तुम्हारा इलीगल माना जाएगा, मैंने पहले ही बोला। देखो भाई तो कह रहा है कि कंसीडरेशन मतलब क्या है, इट इज रेफर्स टू क्वाइड प्रो क्यू, ठीक है। क्वाइड प्रो क्यू मतलब समथिंग रिटर्न, ठीक है, समथिंग रिटर्न, इसका मतलब कि वापसी में कुछ होना चाहिए। और जैसे मान के चलो कि भाई इसमें एग्जांपल है, ये कह रहे कि ए एग्री टू सेल हिज बुक टू बी फॉर ₹100, ठीक है। बी प्रोमिसेस टू पे 100 इन कंसीडरेशन फॉर ए प्रॉमिस टू सेल हिज बुक, ठीक है। अब देखो भाई ए प्रॉमिस टू सेल द बुक इन द कंसीडरेशन ऑफ बी पे 100। ये देखो इन्होंने क्या किया भाई, ये पैसा दिया उसके बदले बुक ले ली, ठीक। ऐसा अगर ऐसा होता कि ऐसे फ्री में दे दी, ठीक है, कुछ भी नहीं लिया, तो इसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं मानेंगे। मान लो भाई एक बाप है, बाप ने बेटे को गिफ्ट दिया, ठीक, तो ये क्या ये गिफ्ट के केस में आ गया। लेकिन भाई अगर नॉर्मली बोला जाए कंसीडरेशन की बात, तो कंसीडरेशन जब भी होता है, ठीक है, तभी जाके हम उसको लीगल कॉन्ट्रैक्ट मानेंगे, अदरवाइज उसको नहीं मानेंगे। अगली बात वही लॉफुल कंसीडरेशन एंड ऑब्जेक्ट है। लॉफुल कंसीडरेशन एंड ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है भाई, जो भी कंसीडरेशन है, जो लेना देना हुआ है वो सही होना चाहिए, ठीक है। मतलब जो हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक, उसमें जो लेन देन हुई है वो लेन देन का सही होनी चाहिए। और दूसरी बात क्या है भाई, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो भी क्या सही होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए, कानून की नजरों में सही होना चाहिए। जैसे मान लो भाई द कंसीडरेशन एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द एग्रीमेंट मस्ट बी लॉफुल। अगर लॉफुल नहीं होगा तो उससे दिक्कत आएगी। सपोज कर लो भाई कि ऐसे देखो, मान लो कि यहाँ पे ए है, ठीक है, और ये बी है। ए ने बी से बोला भाई ये ले 10 लाख रुपए, ठीक है, और देख वहां पे एक अंकल खड़े हैं, उनके सर पे ईंट मार के आ जा, ठीक। अब यहाँ पे क्या होगा भाई कि यहाँ पे जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, लॉफुल नहीं है, ठीक है, वहां पर इलीगल है, ठीक। दूसरी बात करें कंसीडरेशन, भाई जो हम सामान दे रहे हैं ना वो भी क्या हमारे पास, जो हम जिस सामान की लेन देन कर रहे हैं वो सामान भी क्या लॉफुल होना चाहिए, मतलब कि कानून की नजरों में सही होना चाहिए। अगर नहीं होता फिर तुम्हें दिक्कत आएगी, ठीक है। अगली बात करते हैं भाई नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड। इसका मतलब भाई जो हम एग्रीमेंट बना रहे हैं, ठीक है, वो स्टार्टिंग से वॉइड नहीं होना चाहिए। मतलब कि देखो कह रहे कि द एग्रीमेंट एंटर इनटू मस्ट बी भाई मस्ट नॉट बी विच द लॉ
डिक्लेयर टू बी इधर इलीगल और वॉइड, ठीक है, मतलब कि अगर लॉ ने बोल दिया भाई कि अगर तुम इस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो वो इलीगल होगा। सपोज कर लो, मैंने वही तुम्हें बार बार एक एग्जांपल दे रहा हूं, भाई ए ने क्या किया, ए ने बी से बोला, ठीक है, ए ने बी से बोला कि मैं तेरे को सी की कार चुरा के दे दूंगा, ठीक है, तू मेरे को उसके बदले पैसे दे दियो। तो यहाँ पे जो भी काम हो रहा है, ठीक, यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, स्टार्टिंग से क्या है वो इलीगल है, ठीक है, स्टार्टिंग से वॉइड है। अगर ऐसा होता है, ठीक है, इन दैट केस हमारे पास कभी जो भी चीजें है वो सारी तरीके इलीगल है। उसके बाद भाई जो हमारे पास नेक्स्ट है वो है टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करेंगे, ठीक है, जो टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, फिर उसके बेसिस की बात करते हैं, ठीक, ये सारा हम देखेंगे इसके नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।